तो दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक की ओर, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखे हेडिंग नोट्स ई, ठीक है ना। तो ये है नोट्स, ये बताने के लिए कि बनते कैसे। देखो अब हम क्या पढ़ने जाएंगे, अब बहुत हो गया कोलॉइड्स की बात, बहुत हम पागल हो चुके हैं कोलॉइड्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ के। अब तक हमने क्या पढ़ा कोलॉइड्स के बारे में, पहले हमने कोलॉइड्स को पुलिस समझा, फिर उसके साइज के बारे में पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा कोलॉइड्स की क्या क्या अंदर की बातें हैं, कोलॉइड्स होता क्या एक्चुअल में, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है डीपी का और डीएमएन का। फिर हमने डीपी और डीएम को 4 हिस्सों में क्लासिफाई किया, पहले लायोफिलिक, फिर लायोफोबिक, जो कि पहले तो हमने क्लासी साइज के हिसाब से क्लासिफाई किया, फिर लायोफिलिक लायोफोबिक के हिसाब से, फिर चार्ज के हिसाब से किया, और अब हमने किया था पार्टिकल के साइज के हिसाब से, मैक्रोमोलिकुलर माइक्रोमोलिकुलर। अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं कि बनता कैसे है। अब देखो अब हमको क्या करना है, पहले कोलॉइड्स बनाना है, कोलॉइड्स बन गया, अब फिर उसको प्योर करना है, क्या करना है, साफ करना है, ठीक है ना। साफ करने के बाद अब आप क्या करोगे, एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट, एज एन एनालिस्ट, आपको उसको एनालाइज करना है, आपको उसकी प्रॉपर्टीज को नोट करना है, ठीक है ना। फिर देखेंगे कि इतना हम कुछ कर रहे हैं फिर क्या होता है, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की ओर। अब आप पहले हेडिंग लगाइए, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। देखो कोलॉइड्स बनाने में और चाय बनाने में कोई डिफरेंस नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि कोलॉइड्स और चाय बिल्कुल एक जैसी चीज है, दोनों को 3 तरीके से बना सकते हैं हम लोग। देखो चाय की डिस्कवरी तो हुई थी, पर डिस्कवरी होने के बाद आती क्या, सबसे पहले चीज आती कहाँ पे है, मतलब वो चीज जो बनी वो चीज पहले सबसे पहले टेस्टिंग के लिए जाती है, और टेस्टिंग के लिए कहाँ जाती है, लेबोरेटरी में जाती है। लेबोरेटरी में लोग क्या करते हैं, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है ना। तो पहला मेथड क्या हो जाएगा हमारा, केमिकल मेथड हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, केमिकल मेथड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सारे मेथड्स तो नहीं लिख पाऊंगी, पर मैं अभी ऊपर का आपको बता देती हूँ आपको कितने मेथड्स पढ़ने हैं, फिर मैं इसको रब करके एक एक मेथड समझाऊंगी। दूसरी मेथड क्या होगी हमारी, दूसरी मेथड होगी हमारी, देखो अब चाय को इस तरह से हमने बना लिया, और दूसरा है अगर आप ट्रेन में कहीं जाते हो या कहीं पे भी घूमने जाते हो, आपको भी पता है अगर आपको चाय पीनी होती है तो वो लोग क्या करते हैं, आपको एक ग्लास में दूध दे देते हैं और ऊपर से एक टी बैग दे देते हैं। टी बैग को आप थोड़ा सा शेक करते हो, है ना, और उसको फिर शेक करने के बाद उसमें से चाय बन जाती है, ठीक है ना। उसके अंदर की पाउडर बाहर निकल के आती है और वो अच्छे से आपको चाय बना के दे देती है। ये होती है सेकेंड मेथड। और इसी टाइप के बिल्कुल सेम ऐसा ही मेथड हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे। और इस मेथड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। इसको थोड़ा सा ध्यान से गौर से आगे पढ़ेंगे। दूसरा मेथड होता है, तीसरा मेथड होता है हमारा, कौन सा मेथड, अब अगर आप घर में चाय बनाना चाहते हो तो घर में कैसे बनता है, आप बाउल लेते हो, मग्गे में आप चम्मच से उसको क्या करते हो, थोड़ा सा डिसॉल्व करने की कोशिश करते हो उस जो भी आपने चाय डाली है उस पर, है ना। तो मतलब ये चीज़ घर में किस तरह से होती है, मतलब आपको टेम्परेचर देख के फिर उसको क्या करना पड़ता है, चाय को बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी एक और मेथड है, वो है ब्रीडिंग आर्क मेथड। इसको भी हम गौर से पढ़ेंगे। पहले आप इन तीनों मेथड्स को अच्छे से लिखे, जो भी मैंने आपको जिस तरह से ट्रिक के थ्रू बताया, फिर हम इसको अपनी भाषा में लिखे प्लीज, और फिर हम इसको गहराई से समझते हैं। तो देखो दोस्त, अब हम पहले बात करेंगे केमिकल मेथड की। देखो यहाँ पे जितने भी रिएक्शंस लिखे हैं इनको देख के घबराओ मत, क्योंकि एग्जाम में ये सब नहीं पूछे जाते कि ये रिएक्शंस है क्या, पर आपको ये पूछा जाएगा कि केमिकल मेथड में आपने देखा क्या। आपको भी पता है केमिस्ट्री में, एक लेबोरेटरी में क्या पढ़ाया जाता है आपको, सबसे पहले तो बेसिक चीजें आपको पढ़ाई जाती है, क्या क्या रिएक्शन देखने को मिलती है आपको। एक तो देखने को मिलती है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, एक आपको डबल डिकम्पोजिशन देखने को मिलती है, और चौथी हाइड्रोलिसिस। मतलब इन्हीं 4 रिएक्शन पे सारे रिएक्शंस क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। और ये चीज़ आप रेडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ लोगे, सारी चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये समझना कि जो आप रिएक्शन कर रहे हो इसमें हो कैसे रहा है रिएक्शन। FeCl3 जब पानी से मिल रहा है तो क्या बना के दे रहा है, FeOH3 और 3HCl। मतलब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर का ऐड होना, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है AuCl3 और 3 यहाँ पे क्या है, HCHO। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो AuCl3 जो है वो Au में कन्वर्ट हुआ है। अगर आप इसका क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो
तो यहाँ पे आपको पता है कि AuCl3 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और यहाँ पे आते हुए वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, Au का रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन को करने के लिए हेल्प कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो इसका काम क्या हो जाएगा, ये क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब सॉरी, जो रिडक्शन Au का हो रहा है वो Au यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिडक्शन परफॉर्म करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे एक था सिंगल O, यहाँ पे कितने O आ गए, 2 O आ गए। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की इंक्रीमेंट हुई, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन को हेल्प करने के लिए Au को रिड्यूस होना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है बाई रिड्यूसिंग इटसेल्फ। ओके, आगे बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। यहाँ पे क्या हो रहा है, SO2 है, ये S में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन पूछा गया कौन किसका कर रहा है। आप मुझे बताओ, यहाँ पे H2S रिड्यूस होके S बना, और यहाँ पे SO2 3S में SO2 में से H2 बन गया। मतलब इसका O यहाँ पे आया और दोनों का S यहाँ पे आया। बोलने का मतलब है एक ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रहा है और एक रिडक्शन परफॉर्म कर रहा है। जो ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, और जो रिडक्शन परफॉर्म कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगी, सो दैट आप कोई भी रिएक्शन में कोई दिक्कत ना है, और उसको सॉल्व करने का अप्रोच भी बताऊंगी। आगे डबल डिकम्पोजिशन में आपको 2 तरह का डिकम्पोजिशन देखने को मिल रहा है। एक तो इसके साथ छेड़छाड़ी की गई है, ये S यहाँ पे आ चुका है, मतलब O3 को H2O बना के यहाँ पे भेज दिया गया है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, शफलिंग हो रही है S की और O की, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 तरह से डिकम्पोजिशन हो रही है। ओके, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो। वैसे इसके रिएक्शंस आपको लाइन टू लाइन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अब हेडिंग लगाइए सेकेंड टॉपिक पे, जो क्या है हमारा पेप्टाइजेशन। देखो, पेप्टाइजेशन और प्रेसिपिटेट, नाम में थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, पर आप याद जरूर रख सकते हो दोनों को। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ट्रिक है आपको समझाने का। वो है, अगर आप कहीं पे घूमने जाते हो और आपको अगर चाय पीनी पड़ती है तो आपको वो क्या देते हैं, टी बैग देते हैं दूध वाले कप में। ओके, तो वहां पे आप टी बैग को क्या करते हो, शेक करते हो। तो आप एक काम करो, जो टी बैग है, ये है आपका मग्गा, मतलब आपका वो ग्लास जिसमें आपको क्या डाल के दिया गया है, दूध डाल के दिया गया। उस दूध को, मिल्क को आप डिस्पर्जन मीडियम कंसीडर करो। ओके, ये जो टी बैग है, ठीक है ना, ये टी बैग है। ओके, टिकिंस कंपनी का। इस टी बैग में क्या प्रेजेंट है, टी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, टी प्रेजेंट है। टी बैग को यहाँ पे आप टी बैग लिखो। ये टी बैग को आप किससे रिप्रेजेंट, टी बैग किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हो आप इसको, पेप्टाइजिंग एजेंट से। किससे, पेप्टाइजिंग एजेंट से। ओके, और इसके अंदर जो टी है उसको आप पीपीटी से रिलेट कर रहे हो। किससे, पीपीटी से, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, क्या बताना चाहती हूँ। पीपीटी का मतलब क्या होता है, पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, और यही प्रेसिपिटेट की बात चल रही है यहाँ पे। तो देखो क्या होता है, पेप्टाइजेशन का प्रोसेस पहले समझ लो। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेश प्रेसिपिटेट पीपीटी इनटू कोलॉइड्स। मतलब कोलॉइड्स को फॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाय शेकिंग। अगर आप इसको शेक करोगे इसमें इन डिसॉल्व मीडियम, ओके, ये प्रोसेस होता है बाय शेकिंग इट इन अ डिसॉल्व मीडियम विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट, जो कि है हमारा टी बैग। ओके ना, इसको आप डायरेक्टली तो शेक नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो इसको आपको एक टी बैग की जरूरत पड़ेगी। तो दैट इज वाई यहाँ पे मैं इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँ। पहले तो आप लिखें, इट इज द कन्वर्जन ऑफ फ्रेश पीपीटी, जो कि है हमारा टी। ऐसा स्ट्रक्चर बना के मत आ जाना एग्जाम में, ये बस याद करने के लिए स्ट्रक्चर बनवाया गया है आपसे, ठीक है ना। थोड़ा कप छोटा बना देती हूँ, हाँ। इनटू क्या बनने के लिए, चाय बनने के लिए, और यहाँ पे कोलॉइड बनने के लिए। किसके थ्रू, बाय शेकिंग। इसको अगर आप शेक करोगे, इस टी बैग को शेक करोगे, इट इन कहाँ पे शेक करोगे, दूध में शेक करोगे, डिस्पर्जन मीडियम, डीएम। ओके, विद द हेल्प ऑफ
अब देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये जो पेप्टाइजिंग एजेंट है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, इज कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन। ओके, देखो ध्यान दो, दिस इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको, पेप्टाइजिंग एजेंट। जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, पीए से। ओके, अब देखो अब इस चीज को, ये तो आपने चाय बनाने के पर्सपेक्टिव में समझ लिया, इसको साइड में नोट कर लो रेड पेन से या किसी क्लाउड फॉर्म में। यहाँ पे मैं आपको एक्चुअल में किस तरह से कोलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है वो बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने FeOH3 ले लिया। ओके, तो मैंने ले लिया एक FeOH3। यहाँ पे FeOH3 क्या करता है, यहाँ पे FeOH3 रिएक्ट करता है किसके साथ, वो रिएक्ट करता है FeCl3 के साथ, और वो फिर क्या बना के देता है, कोलॉइड्स बना के देता है। ये होता है उसका प्रोसीजर। तो यहाँ पे FeOH3 किसकी तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे FeOH3 चाय की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, वो क्या है, टी है, और FeCl3 क्या है, टी बैग है। यहाँ पे टी मत लिखो, यहाँ पे लिखो टी बैग को लिखो पेप्टाइजिंग एजेंट, और ये डिस्पर्स्ड फेज, इसको डिस्पर्स्ड फेज ही बोलते हैं, या फिर PPT। चलो PPT इज द बेस्ट वर्ड, चलो PPT पेप्टाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करके कोलॉइड में चेंज हो जाएगा बाय शेकिंग। लिखना चाहते हो तो देखो, बाकी ये है एक्चुअल रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये है FeOH3 का भूत, मतलब चाय। अंदर की बात कर रही हूँ, इसके अंदर होता क्या है टी बैग के अंदर, वो बात कर रही हूँ। अब जो FeCl3 है उसको मैंने क्या बताया, वो पेप्टाइजिंग एजेंट है, और क्या है, वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होता है, अपने आप को तोड़ना, मतलब Fe3+ और Cl- में तोड़ना। ओके, अब आप मुझे एक बात बताओ, अभी आपने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पढ़ा था कोलॉइड का, और मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हो। आप मुझे एक बात बताओ, FeOH3 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव है? इसमें हाइड्रोक्साइड आ रहा है, नाम से पता चल रहा है आपको। और मैंने आपको बताया था पॉजिटिव पर्सनैलिटी पानी, बताया था कि नहीं? तो पानी में OH आया था, और उसके थ्रू मैंने आपको याद करवाया था। तो मतलब यहाँ पे कौन सा वाला इलेक्ट्रोलाइट फेवरेबल होगा, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव चार्ज वाला, समझ रहे हो? तो अब जो Fe है, Fe3+, वो यहाँ पे ऐड होता रहेगा। तो मोटरसाइकिल की तरह, जिस तरह से पिक्चर में गुंडे घेर लेते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी इस PPT को FeCOH3 को Fe3+ क्या कर लेगा, घेर लेगा। तो इस तरह से जब ये घेर लेगा, अब ये क्या करेगा, चिपक जाएगा इसके साथ। जब चिपक जाएगा तब ये क्या करेगा, ध्यान देना क्या करेगा, जो भी है, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे भी एक Fe3+ बना देती हूँ, सो दैट ये इसके साथ पेयरिंग कर पाए, और यहाँ पे भी एक Fe3+ बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारे Fe3+, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, और इस रिपल्शन के चलते ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये सारे कोलॉइड्स ब्रेक होके ये हो जाएगा बिफोर, और ये हो जाएगा आफ्टर। मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे इसको लिख के वहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए, तो यहाँ पे आफ्टर लिखो। क्या होगा, यहाँ पे आपको जिस तरह से चाय के छोटे छोटे बूंद दिखते हैं ना, ऐसे टाइप की स्ट्रक्चर बना के देंगे। और इन्हीं चीज़ को पता है क्या बोलते हैं, इन्हीं चीज़ को बोलते हैं कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, ये FeOH3 क्या हो गए, टुकड़ों में बदल गए। तो इतना ही था पेप्टाइजेशन में। आप एक काम करो, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब दोस्तों हम अब चाय बनाने वाले कहाँ पे, घर पे। क्या करने वाले हैं, घर पे चाय बनाने वाले हैं। कौन से मेथड से, ब्रीडिंग आर्क मेथड से। ब्रीडिंग आर्क मेथड। देखो चाय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक मग्गा, और हमारे केमिस्ट्री में जो मग्गा है वो ऐसा ही रहता है। पर
यहाँ पे आपको एक मग्गा नहीं, आपको 2 मग्गा चाहिए, एक छोटा मग्गा चाहिए और एक बड़ा मग्गा चाहिए। नीचे वाले मग्गे में क्या प्रेजेंट है? आइस प्रेजेंट है, आइस बाथ, मतलब जो आइस बाथ देता है वो वाला कंटेनर प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है वो भी बताएंगे ज़रूर। यहाँ पे आप कंसीडर करो कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? आइस बाथ प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? आइस बाथ। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये इस मग्गे में क्या प्रेजेंट है? इस मग्गे में प्रेजेंट है हमारा प्यारा सा डिस्पर्जन मीडियम। क्या? हमारा डिस्पर्जन मीडियम मतलब दूध। और इसमें हमको क्या करना पड़ता है? चम्मच से घोलना पड़ता है। मतलब यहाँ पे हमारे 2 चम्मच प्रेजेंट है। अब आपको पता है केमिस्ट्री में चम्मच वम्मच नहीं चलती, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड्स चलता है। ये जो चीज़ें हैं वो क्या है? एक्चुअल में इलेक्ट्रोड्स है। ओके, अब इन इलेक्ट्रोड्स का काम क्या होता है? अपने आप को चार्ज के साथ, मतलब अपने आप को किसके साथ कनेक्ट करना? अपने आप को बैटरी के साथ कनेक्ट करना। तो एक काम करो, इसको पॉजिटिव चार्ज के साथ कनेक्ट कर दो और इसको नेगेटिव चार्ज के साथ। समझ में आ रहा है ना? अब इन इलेक्ट्रोड का काम क्या है? यहाँ पे इन इलेक्ट्रोड्स को डाला गया है। देखो नीचे से तो हम बर्नर से गर्म नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आइस बात है, ये पहले गलेगा पहले। तो यहाँ पे आपको इन इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करके इसको गर्म करना है। क्या करना है? इसको गर्म करना है। तो दीज इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पे लिखे, दीज इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। किसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए काम आता है? दिस ऑफ अ कंटेनर कंटेनिंग डिस्पर्स्ड मीडियम, मतलब डीएम। ओके, ये क्या है? डीएम है। यहाँ पे लेबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आइस बात ये है, डे लेबलिंग ये है, ये इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड को समझाने के लिए मुझे लेबल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, अब इसको ना चाय बनाने को छोड़ो, अब इसका काम क्या है? अब देखो धुआं तो हो गया, क्रिएट हो गया, अब चाय की टेंशन मत लो। अब एक काम करो, इसको नाम पे देखो, इसके नाम में क्या है? इसके नाम है ब्रीडिंग है। ब्रीडिंग और बीड़ी मतलब स्मोकिंग, जिस बीड़ी से हम करते हैं ना, बीड़ी और ब्रीडिंग, नाम बिल्कुल सेम सेम लग रहा है। अब ये भी बिल्कुल स्मोकिंग के बीड़ी की तरह ही है कि नहीं? अब देखो वो भी स्मोकिंग ही करती है और ये भी धुआं ही निकाल रही है, दोनों का काम धुएं में ही है। ओके, और सारा कमाल कौन करता है? वो धुआं ही करता है। यहाँ पे भी क्या काम हो रहा है? वो धुआं ये सारा कमाल कर रहा है। क्या किया जाता है यहाँ पे? इसी धुएं को, बीड़ी में धुआं लंग्स में जाता है, इस बीड़ी में धुआं कलेक्ट किया जाता है। कैसे? इनके वेपर्स जो निकल रहे हैं, इन वेपर्स को क्या किया जाता है? आइस बाथ के थ्रू इनको कलेक्ट कर लिया जाता है। और जब ये कलेक्ट हो जाते हैं तब वो यहाँ पे सेटल हो जाते हैं, और जब वो सेटल हो जाते हैं तब वो एक कोलॉइड का फॉर्मेशन करके देते हैं। मतलब यहाँ पे वेपर फेज से हम उसको सॉलिड फेज में ला रहे हैं थ्रू आइस बाथ यूजिंग इलेक्ट्रोड्स। समझ रहे हो ना? इस तरह से आपको यहाँ पे ब्रीडिंग आर्क मेथड का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना? द वेपर फेज gets converted into colloids। पहले यहाँ पे ये लिखो, द वेपर फेज gets collected as a colloid using ice bath। These ice baths are used to convert gas into solid particles। ठीक है ना? मतलब अब जो वेपर्स बने वो कलेक्ट किए जाएंगे एज अ कोलॉइड, और इनको कलेक्ट करने में कौन हेल्प करता है? आइस बाथ। समझ रहे हो? तो आप इसको अच्छे से
नोट कर लो, फिर मैं आगे आपको पढ़ाती हूँ। ओके, मैं एक चीज़ बोलना भूल गई, एक एग्जाम्पल जो था वो रह गया हमारा। देखो एक एग्जाम्पल भी है इसको याद करने का नहीं, इसको एग्जाम्पल भी है जिसको आपको बिल्डिंग मेथड में देखने को मिलता है। हर एक में मैंने एग्जाम्पल बताया था, केमिकल में तो इतने सारे बताए थे, फिर मैंने पेप्टाइजेशन में FeOH3 का एग्जाम्पल बताया। इसमें भी जो एग्जाम्पल है किन किन मेटल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो बहुत ही ज़्यादा आभूषित मेटल्स है ना, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ऐसे टाइप के एलिमेंट्स के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। मतलब यूज्ड फॉर किन के लिए, Ag, Au और Pt के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो लो अब यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा वीडियो का। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक की ओर। अब हमने बात कर ली प्रिपरेशन, किस तरह से हमने बनाया है कोलॉइड्स। अब हम बात करेंगे बनने के बाद अब इसको साफ करना है, प्योर करना है कोलॉइड्स को। और कोलॉइड्स को कैसे प्योर करते हैं उसके 3 तरीके हैं। कितने? 3, अगेन 3 तरीके। पहले तो आप नोट्स लिखिए, नोट्स F। यहाँ पे क्या होगा, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन। ओके, देखो कोलॉइडल सोल्यूशन को आप 3 तरीके से प्योरीफाई कर सकते हो। कौन कौन से तरीके? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोलॉइड बिल्कुल किडनी की तरह एक्ट करता है। कैसा एक्ट करता है? बिल्कुल किडनी जैसा। आपका किडनी खराब होता है, कोलॉइड भी उस तरह से इम्प्योर रहता है। ओके, और किडनी को जिस तरह से साफ करते हैं ना, कोलॉइड को भी उसी प्रोसेस से साफ करते हैं। पता है क्यों? देखो अगर आपकी किडनी खराब होती है तो आपको क्या डॉक्टर रिकमेंड करता है? आपको तो नहीं करता, पर एक पेशेंट को, किडनी पेशेंट को क्या करता है, उसको डायलिसिस करने में को बिठाया जाता है। अच्छा, आपका किडनी 3 टाइप के प्रोसेसेस करते हैं। क्या आपको पता है? क्या आपने 10th क्लास पढ़ी है? क्या आपको पता है कि किडनी के 3 प्रोसेस होते थे? उसमें से जो लास्ट प्रोसेस होता था ना, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पता है? नहीं पता होगा बहुत बच्चों को। ठीक है, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है उसको पता करने की। पर देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या एक नॉर्मल किडनी परफॉर्म करता था, पर जब किडनी खराब हो जाएगा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन परफॉर्म होगा? नहीं होगा। तो मतलब प्योर करने के 3 प्रोसेस है। यहाँ पे कोलॉइड को भी फॉर्म करने की 3 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्या है? हमारा प्यारा सा डायलिसिस, जो कि डॉक्टर बोलेगा करने के लिए। अगर आप एक महंगे फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आप एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर आपको इमरजेंसी है, तो सेकेंड प्रोसेस हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस तब किया जाता है जब आपको थोड़ी जल्दी डायलिसिस करवानी हो, जल्दी आपको अपनी किडनी को साफ करवानी हो। और तीसरी चीज़, ये सब चीज़ें क्यों करवाई जाती है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए। मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन परफॉर्म होने के लिए। अब बहुत हो गया किडनी का खेल, अब आप समझोगे डायलिसिस कैसे परफॉर्म किया जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोडायलिसिस कैसे परफॉर्म किया जाता है, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, जिस तरह से किडनी का डायलिसिस होता है, ठीक वैसा ही डायलिसिस आपको इन दोनों में देखने को मिलेगा, बट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। ओके, तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए। बाकी डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस पूरा सही है। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ डायलिसिस के बारे में। देखो, जब कोई चीज़ एक सोल्यूशन के अंदर होती है तो ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज होती है। अदरवाइज अ सोल्यूशन कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ सोल्यूशन अनटिल और अनलेस इट इज कंप्लीटली प्योर। मतलब एक सोल्यूशन को आप प्योर सोल्यूशन तभी बोल सकते हो जब तक उसकी सारी इम्प्योरिटीज हट नहीं जाती। तो मतलब मैं एक ऐसा सोल्यूशन लूंगी जिसमें मैं कोलॉइड्स को रखूंगी, और आपको भी पता है अगर कोलॉइड्स किसी चीज़ के साथ मिक्स है, किसी इम्प्योरिटीज के साथ, तो मतलब उस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या बोलेंगे? एक सोल्यूशन घोषित करेंगे। तो मतलब ये हो जाएगा हमारा कोलॉइडल सोल्यूशन। और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? कोलॉइड्स और इम्प्योरिटीज। ओके, चलो अब बात करते हैं डायलिसिस क्या प्रोसेस है। पहले तो समझिए प्रोसेस का डेफिनेशन। पहले इट इज द प्रोसेस of converting impure colloids into pure colloids using
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको पता है कि इम्प्योर से प्योर हो रहा है, इसी को प्योरिफिकेशन बोलते हैं, पर किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? डायलाइजिंग मेम्ब्रेन की। किसकी? डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। अच्छा, इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? डिफ्यूजन करने के लिए। ओके, आप तो एक काम करो, पहले डिफ्यूजन लिखो। बाय डिफ्यूजन यूजिंग डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। मतलब डायलाइजिंग मेम्ब्रेन क्या है, अब ये समझना है। देखो, ये जो चीज़ होती है ना, कोलॉइडल सोल्यूशन। ओके, इसको थोड़ा तो दूर रखो, पहले एक प्रोसेस देखते हैं हम यहाँ पे क्या होता है। ओके, यहाँ पे बिल्कुल डायलिसिस का प्रोसेस देखो। एक साधारण डायलिसिस क्या करता है? ये होता है एक मग्गा, जिस मग्गे के अंदर पानी होती है, पूरी तरह से पानी रखी होती है। क्या होती है? समुद्र की जैसे पानी होती है। मग्गे में एक होता है वाटर इनलेट और एक होता है वाटर आउटलेट। मतलब यहाँ पे वाटर क्या होता है? अंदर घुसता है, और यहाँ पे वाटर क्या होता है? पानी बाहर जाता है। ओके, ये इनलेट और आउटलेट क्या बताता है? पता है, ये जो पानी आता है ना, पानी आता है प्योर, पर जब पानी जाता है ना, तब वो सारा इम्प्योरिटीज लेके जाता है। ठीक है ना? आया था प्योर होके, गया इम्प्योर बन के। ओके, तो चलो समझते हैं कि प्योर और इम्प्योर क्या कहला है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपने जो भी कोलॉइडल सोल्यूशन प्रिपेयर किया है, जो आपको इसको लाना है, ठीक करना है जिसको, उस सोल्यूशन को आप क्या करो, यहाँ पे रखो। पर ध्यान रखना, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, मतलब यहाँ पे पानी क्या होगा? अंदर जाएगा। यहाँ पे पानी अंदर जाएगा और इसके अंदर जितने भी गंदे पार्टिकल्स होगा उसको लेके भागेगा। ठीक है ना? ये है उसका प्रोसेस। मतलब पानी इस इनलेट को क्रिएट इसलिए किया गया, फोर्स के साथ जाएगा और इसके अंदर जाके इसमें जो जितने भी इम्प्योर पार्टिकल्स है उसको निकालेगा और कोलॉइड्स को रहने देगा। ओके, अच्छा, जब पानी निकलेगा तब यहाँ से इम्प्योर निकलेगा, वो भी कोलॉइड, इम्प्योर कोलॉइड पार्टिकल्स के साथ, इम्प्योर पार्टिकल्स के साथ, कोलॉइड पार्टिकल्स में। तो देखो, अब अगर मैं यहाँ पे इस कोलॉइडल सोल्यूशन को रखूंगी, क्या आपको लगता है पानी जा पाएगा? अगर मैं यहाँ पे कांच का ग्लास रखती हूँ और कांच के ग्लास में मैं कोलॉइडल सोल्यूशन रखती हूँ, क्या आपको लगता है पानी अंदर जा पाएगा? चलो, कांच के ग्लास को मैं बंद करके कांच के उसमें रखती हूँ, एनक्लोज्ड पार्टिकल में, नहीं जा सकता ना। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी? एक मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसा मेम्ब्रेन जिसके अंदर पानी घुस सके। मतलब इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। क्या? डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे पानी इजीली जा सकता है, और ये क्या हो जाएगा? हमारा कोलॉइडल सोल्यूशन। ये CS ब्रांच नहीं है, ठीक है ना? ये कोलॉइडल सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे कोलॉइड और इम्प्योरिटी दोनों प्रेजेंट होगी, मतलब यहाँ पे कोलॉइड और इम्प्योरिटी दोनों प्रेजेंट होगी। पर जब पानी निकलेगी, जब आफ्टर प्रोसेस होगा, इसमें सिर्फ इम्प्योरिटी, इसमें से इम्प्योरिटी निकल जाएगी और लास्ट में कोलॉइड रह जाएगी। ठीक है, इतना बहुत है, और इसमें छेद होती है, ठीक है ना, सो दैट पानी घुस सके अच्छे से। चलो, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब हम बात करने वाले हैं कि अब जो सेकंड वाला जो चीज़ है वो क्या है? हमारा इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप लिखे नोट्स ओहो, यहाँ पे नोट्स सिर्फ लिखना है, मैं मिटाने के चक्कर में सभी मिटा देती हूँ। तो यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। देखो, इलेक्ट्रोडायलिसिस मैंने अभी बताया, डायलिसिस क्या है? एक छोटा स्लो प्रोसेस है, आपको भी दिख के पता चल रहा था। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पानी की गति को मैंने तेज कर दिया तो डायलिसिस जल्दी नहीं हो जाएगा? पानी यहाँ पे अपनी स्पीड में चल रहा है, और इसको अगर मैंने तेज कर दिया किसी भी एक्सटर्नल एजेंट से, तो ऑफ कोर्स डायलिसिस फास्ट होगा। तो डायलिसिस क्या है? एक स्लो प्रोसेस है, पर इट कैन बी, बट लिखो, बट इट कैन बी मेड फास्टर by using electrodialysis process. Electrodialysis, ओके। देखो कैसे, आप वापस उस मग्गे को लो,
और वाटर को इन और आउट करो, जो भी करना आप कर रहे थे, जो भी कर रहे थे वो सही कर रहे थे आप, पर इसमें कोई दिक्कत नहीं थी जो भी आप कर रहे थे। और यहाँ पे आपने वो ले लिया था मेम्ब्रेन जिसमें आपने कोलॉइडल सोल्यूशन रखा था। अब क्या करोगे आप, बस एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डाल देना, क्योंकि आपको भी पता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बाउंड्रीज क्रिएट कर दो। ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इन इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज्ड। आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, इलेक्ट्रोडायलिसिस की, टू फास्टन अप द प्रोसेस। देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूज करोगे, आपको भी पता है पानी कोलॉइडल सोल्यूशन में एक होगा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने वाला, एक होगा नेगेटिव चार्ज क्रिएट करने वाला। तो जो इम्प्योरिटीज होगी जो नेगेटिव की तरफ होगी, जो पॉजिटिव चार्ज वाली इम्प्योरिटी होगी वो कहाँ अट्रैक्ट होगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ। पर जो नेगेटिव चार्ज वाली इम्प्योरिटी होगी वो कहाँ अट्रैक्ट होगी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इस तरह से सारे इम्प्योरिटीज निकल जाएंगे और सिर्फ कोलॉइडल सोल्यूशन बच जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, अच्छे तरह से डायलिसिस हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस की। यहाँ पे किडनी की तरह अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होती, क्योंकि ये किडनी नहीं होती। यहाँ पे एक फिल्टर पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। आप मुझे एक बात बताओ, आपकी केमिस्ट्री लैब में भी फिल्टर पेपर है, क्या आप उस फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके कोलॉइडल सोल्यूशन को सेपरेट कर सकते हो? द आंसर इज नो, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके कर सकते हो, पर उस फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके नहीं कर सकते। तो आप कैसे कर सकते हो? ये चीज़ आप घर पे भी कर सकते हो। पता है कैसे? आप अपने केमिस्ट्री लैब से फिल्टर पेपर लेके आना, ठीक है ना। ये देखो, ये है एक साधारण फिल्टर पेपर, ये है एक साधारण फिल्टर पेपर। इसके ऊपर से हमने क्या डाला, कोलॉइड प्लस इम्प्योरिटी डाला, और इसमें से निकला क्या, कोलॉइड प्लस इम्प्योरिटी। इससे क्या पता चल रहा है आपको कि इसमें कोई भी कोलॉइड का जो पार्टिकल है वो कुछ नहीं हो पाया। तो इससे क्या पता चल रहा है, फिल्टर पेपर कोई काम का नहीं रहा। तो आपको क्या चाहिए, एक ऐसा कोलॉइडल फिल्टर पेपर जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके इम्प्योरिटी वाला कोलॉइड को कोलॉइड में ट्रांसफर कर सके। मतलब आपको कोलॉइड वाला फिल्टर पेपर चाहिए, कोलॉइडल फिल्टर पेपर, जो क्या करता है, आप इसको नोट करें प्लीज, कोलॉइड और इम्प्योरिटी को कोलॉइड में बदल देता है। देखो, इसी कोलॉइडल फिल्टर पेपर का नाम क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। यहां पे देखो क्या किया जाता है, यहां पे जो फिल्टर पेपर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। A filter paper is used, normal filter paper, okay? For the separation of colloidal solution by using, देखो कोलॉइडल सोल्यूशन को सेपरेशन करना का मतलब कोलॉइडल की इंप्योरिटीज को सेपरेट करना, ओके ना। फॉर द सेपरेशन ऑफ कोलॉइडल इंप्योरिटीज लिख लो आप, किसका इस्तेमाल करके, बाय यूजिंग। अब देखो किसका इस्तेमाल करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको क्या करना है, मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। घर पे क्या करना, आप अल्कोहल का और ईथर का सोल्यूशन लेना। क्या लेना, अल्कोहल का और ईथर को मिक्स करके एक सोल्यूशन लेना, और उस सोल्यूशन में 4% नाइट्रोसेलुलोज क्या करना, मिक्स कर देना।
4% नाइट्रोसेल्यूलोज का जो, देखो एक होगा अल्कोहल का सॉल्वेंट, एक होगा ईथर का सॉल्वेंट। ये दोनों सॉल्वेंट्स आपने कहाँ पढ़े थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो याद रहेगा आपको। ये दोनों सॉल्वेंट में, इन दोनों को जब आपने इन दोनों का एक सॉल्वेंट बनाया, इन सॉल्वेंट में आपको 4% नाइट्रोसेल्यूलोज का मिक्सचर डालना है। इससे क्या होगा? इससे क्या बनेगा? एक फिल्टर पेपर, और फिर इस पे फिल्टर पेपर को आपको डिप करना है। जो आप फिल्टर पेपर ले रहे हो ना, इसको आपको डिप करना है। इससे क्या होगा? इससे फिल्टर पेपर कोलॉइडल वाला फिल्टर पेपर बनने को जाएगा। पर आपको पता है कि फिल्टर पेपर तो गीला हो गया, और इस फिल्टर पेपर, और ये फिल्टर पेपर नरम भी हो गया। आप अगर फिल्टर पेपर में पानी डालोगे तो फिल्टर पेपर तो नरम हो जाएगा ना, और गीला भी हो जाएगा। तो इसको, इस नरम चीज को हार्ड करने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? फॉर्मल्डिहाइड। और जब आप इसको फॉर्मल्डिहाइड डालोगे तब ये क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा, हार्डन हो जाएगा। और जब ये हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, पर फिर भी ये गीला ही रहेगा। हार्ड तो है पर गीला है। फिर इसको सुखाने के लिए देना है। जब ये सूख के एक पेपर बन जाएगा, फिर आप उसको यहाँ पे डालना, ऊपर से कोलॉइड का इम्प्योरिटी डालना, नीचे से कोलॉइड निकल के आ जाएगा। इस तरह से मिक्सिंग होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बाय यूजिंग 4% नाइट्रोसेल्यूलोज सोल्यूशन इन, कहाँ पे? द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर सॉल्वेंट्स। ठीक है? द पेपर इज देन हार्डन्ड बाय, हार्ड करने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ता है हमको हार्ड करने के लिए? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है ना? हार्ड करने के बाद आपको क्या करना है? देन इट इज केप्ट फॉर ड्राइंग। तो फिर आपको फिर क्या करना है? इसको सुखाना है। देन आर कोलॉइडल फिल्टर पेपर इज रेडी। ओके, तो ये है इसका पूरा स्टेप। और अब हमारा यहाँ पे पूरा प्योर जो है कोलॉइड का पार्टिकल किस तरह से करते हैं प्योरिफिकेशन, यहाँ पे पूरा खत्म होता है। इसके बाद हम बात ये करेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती है कोलॉइडल को निकालने की। तो इतना सा आप नोट कर लो अब के लिए, फिर बाद में बात करते हैं इसके अगले। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच गए हैं हमारे फाइनल कंक्लूजन में। कौन से कंक्लूजन में? फाइनल कंक्लूजन में। अब ये क्यों फाइनल कंक्लूजन है? हमने अभी क्या किया? कोलॉइड्स को बनाया, बनाने के बाद हमने उसको क्या किया? प्योर किया। फिर हमने क्या किया? अब उसके एज अ केमिस्ट हमको क्या करना है? अब उसको, मतलब हमारे पास अब अच्छा खासा प्रोडक्ट आ चुका है कोलॉइड। अब इसको अच्छे से हमको देखना है, एनालाइज करना है कि हमने इतना मेहनत किया, इसका फल क्या मिला? क्या ये वर्थ इट था कि नहीं? तो मतलब एज अ कस्टमर आपको एक रिव्यू देना है कि इस चीज को मैंने इतने मेहनत से खरीदा या पाया, अब ये चीज जो है वो सच में वर्थ इट है कि नहीं, ये पढ़ने लायक है भी कि नहीं, है ना? तो उस चीज को पढ़ने के लिए हमको प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी कोलॉइडल सोल्यूशन की। ठीक है ना? तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नोट्स ई। ठीक है ना? तो हेडिंग डालिए नोट्स जी का। ओके, तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है। क्या हेडिंग है इसका? प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। ओके, जितना ज्यादा डार्क पेन होता है ना उतना ब्लैक करके छोड़ के चला जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। ओके, तो चलो बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो देखो, मैं तो टीचर हूं आपकी, तो मुझे पता है कि इसका क्या प्रोडक्ट आएगा। तो रिव्यू आप किससे लेना चाहोगे? एक यूट्यूबर से ही लेना चाहोगे, कस्टमर रिव्यू, है ना? तो मैं बताती हूँ। इतना कुछ मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको पढ़ाया, मुझे पता चला कि इसमें से इतना पढ़ के कोई फायदा नहीं हुआ है।
क्या बोला मैंने, इतना पढ़ के कोई फायदा नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे हमको क्या क्या चीजें मिली, क्या क्या आपको देखने को मिलेगा पता है? यहाँ पे आपको 4 चीजें देखने को मिलेगी, वो बता दूंगी मैं आपको। लास्ट में जो चौथा वाला पार्ट है ना, कोगुलेशन वैल्यू, वो कोगुलेशन वैल्यू जो चीज है वो मुझे थोड़ा बहुत लगा कि हाँ ये वाली चीज जो है वो अच्छी प्रॉपर्टी है कोलॉइड्स की, यूनिक प्रॉपर्टी है, थोड़ा बहुत वर्थ इट है। बाकी के जो स्टार्टिंग के 3 है ना, आपको लगेगा तो ये पढ़ने के लिए मैंने ये प्रिपरेशन प्योरिफिकेशन किया, ऐसा लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करके। तो चलो, हमारा जो पहला प्रॉपर्टी हमको मिला वो क्या था? टिंडल इफेक्ट। क्या? टिंडल इफेक्ट। 1 मिनट जस्ट, ओके। देखिए टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, ठीक है ना, ये चीज बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो टिंडल इफेक्ट होता क्या एग्जैक्टली? देखो टिंडल इफेक्ट जो होता है ना, उसका डेफिनेशन पहले लिखे। ये चीज आपने 10th क्लास में पढ़ी है, वैसे फिर भी यहाँ पे भी आपको वही चीज देखने को मिल रही है। यहाँ पे क्या होता है कि कोलॉइड है ना, कोलॉइड, अब कोलॉइड पे मैं क्या करूंगी, टॉर्च लगाऊंगी, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे पास टॉर्च है एक, तो चलो एक काम करते हैं, ये है मेरे पास टॉर्च। तो चलो ये टॉर्च जलता नहीं है, तो ये टॉर्च क्या करूंगी मैं, ये मान लो कोलॉइड है, कोलॉइड के सरफेस में मैं टॉर्च मारूंगी। टॉर्च मारते वक्त इसमें से एक लाइट निकलेगी, समझ लो। और ये लाइट जो होगी इसके अंदर से नहीं निकलेगी, इससे टकराते हुए अपनी पोजीशन चेंज करेगी, मतलब डेविएट हो जाएगी अपने पाथ से, मतलब इल्यूमिनेट हो जाएगी। ओके, ये इस चीज को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। पर टिंडल इफेक्ट के भी कुछ कंडीशंस होते हैं। मैं आपको पहले टिंडल इफेक्ट का डेफिनेशन बताती हूँ। क्या है? व्हेन अ लाइट बीम hits on the surface of colloid, ठीक है ना, कोलॉइड के सरफेस में जब लाइट का बीम, मान लो कि ये है लाइट जिसने एक कोलॉइड के सरफेस पे हिट किया, फिर उसने क्या किया, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, किसकी? ये बीम, ओके ना। देन द लाइट बीम gets illuminated, या फिर आप बोल सकते हो और gets reflected from its path। रिफ्लेक्टेड तो नहीं हो सकता, अपने डायरेक्शन से क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया, डाइवर्टेड फ्रॉम इट्स पाथ, कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। अच्छा, अब ये तो एक नॉर्मल चीजों में भी आपको देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी मैं अगर टॉर्च लगाऊंगी तो यहाँ पे भी आपको उसका देखने को मिलेगा कि लाइट क्या हुआ, डेविएट हो गया अपने पाथ से। पर इसमें एक चीज जो कॉमन है वो क्या है, कोलॉइड के सरफेस में, मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली कोलॉइड के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे आपको 2 कंडीशंस जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है कंडीशंस? कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे साइज के हिसाब से कंडीशन बताई गई है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोलॉइड का, पिछले वीडियो में नहीं, इसी चैप्टर में बताया था कि कोलॉइड्स की साइज कितनी होती है, 10⁻⁹ to 10⁻⁶। ये चीज को मैंने पुलिस का ट्रिक इस्तेमाल करके पढ़ाया था। ओके, तो यहाँ पे भी कोलॉइड की साइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तुमको उसकी साइज देख के पता चल रहा है कि कितनी छोटी साइज है, मतलब जो कि अपने आंखों से भी देखना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो कोलॉइड की साइज इतनी छोटी है, तो क्या इसमें से लाइट सच में पास करके निकल सकता है? तो हमको साइज को कंसीडर करके इसका टिंडल इफेक्ट का कंडीशन निकालना है, मतलब कि इसकी साइज होनी कितनी चाहिए। अगर आप देखोगे ना तो इसकी साइज ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए, तो होनी कितनी चाहिए, ये क्वेश्चन आता है। तो देखो, जो लाइट है, लाइट की एक वेवलेंथ होती है। क्या होती है? वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ मतलब उसकी लेंथ, उसकी साइज। ओके, तो लाइट की जो वेवलेंथ है और जो कोलॉइड की वेवलेंथ है, वो लाइट की, कोलॉइड की जो वेवलेंथ है वो लाइट की वेवलेंथ से कम नहीं होनी चाहिए, बस यही कंडीशन है। ओके, द वेवलेंथ ऑफ कोलॉइड शुड नॉट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ, लेस देन दैट ऑफ लाइट। ओके, यहां पे आप लिखे द साइज ऑफ किसका, कोलॉइड, कोलॉइड शुड नॉट बी greater than
दैट ऑफ किससे, लाइट से, लाइट का वेवलेंथ, ओके, लाइट वेवलेंथ। ओके, ये बोला गया मतलब कि लाइट की जो वेवलेंथ है, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वेवलेंथ का सिंबल है, वेवलेंथ ऑफ लाइट शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ किसका, वेवलेंथ ऑफ कोलॉइड। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, वेवलेंथ ऑफ कोलॉइड शुड बी ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, ओके। साइज ऑफ कोलॉइड शुड बी ग्रेटर देन, ओके, शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, अच्छा दूसरी कंडीशन क्या है फिर, दूसरी कंडीशन ये बोलती है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, डीपी एंड डीएम, मतलब डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम, उनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस दोनों में दिखनी चाहिए। मतलब अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 100 के आसपास होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा दोनों में डिफरेंस होनी चाहिए, किसमें, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू में, ठीक है ना। सो इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू ऑफ डीपी एंड डीएम शुड ग्रेटली वेरी, ओके, इन मैग्नीट्यूड। चलो, ये हो गया इसके 2 पॉइंट्स, जो कि इसके कंडीशंस और टिंडल इफेक्ट का मैंने बताया। ये सारे कोलॉइड्स हैं, लाइट की बीम आ रही है, ये क्या है, बीम है, बीम ऑफ लाइट, ये क्या है, कोलॉइड्स है, और यहाँ पे टिंडल इफेक्ट दिख रहा है आपको, ये पूरा टिंडल इफेक्ट का कंडीशन है। तो चलो आप ये पहले लिखो इस प्रॉपर्टी को, फिर आगे की प्रॉपर्टीज को हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। देखो पहले हमने टिंडल इफेक्ट पढ़ा, जिसमें हमको कुछ खास नहीं दिखा, हमने इतने मेहनत से एक पार्टिकल, एक कोलॉइड का डिस्कवरी किया, हाँ, और जब इसके प्रॉपर्टी को स्टडी किया तो बस हमको ये पता चला कि बस इसमें लाइट छोड़ो और इसकी बस टिंडल इफेक्ट दिखती है। क्या आपको लगता है ये वर्थ इट था? अब ये दूसरा ब्राउनियन मूवमेंट है, ये बताए क्या बोलता है, ये बोलता है कि पार्टिकल जब जिगजैग मोशन करता है ना, इसी चीज को ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। देखो ये चीज, जो चीजें है ना, ये चीज आपको इतनी बेसिक होनी चाहिए कि आपको लगे ही ना कि आपने कुछ मेहनत की है इस चीज को पढ़ने में, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओके। इस चीज को पढ़ने से ज्यादा आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपने पढ़ा क्या है इसके अंदर। यहाँ पे क्या पढ़ा है, बस ये जिगजैग मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलॉइड्स इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट, बस इतना सब पढ़ा है, ओके। पर इसमें कुछ कंडीशंस है, वही कुछ कुछ बातें बताई गई है और कुछ कुछ कंडीशन पीछे से डाली गई है। तो यहाँ पे भी 2 कंडीशन है, यहाँ पे 2 कंडीशन नहीं है, ये चीज बताई गई है कि डिपेंड किस पे करता है। देखो कोलॉइड्स अब पढ़ाया गया तो आपको मेरे को पढ़ाना ही पड़ेगा, तो ठीक है समझो आप मेरी बात। तो जो कोलॉइड्स है ना, ये जिगजैग मोशन करता है, पर ऐसा नहीं है कि ये वाला कोलॉइड, मतलब अगर ये लाल कलर का कोलॉइड है तो फिर ये जिगजैग मोशन करेगा, ग्रीन वाला नहीं करेगा जिगजैग मोशन, ऐसा नहीं है। ये कोलॉइड के नेचर पे डिपेंड नहीं करता कि वो हनी है या वो पानी है या कुछ भी हो, वो डिपेंड नहीं करता कि वो है क्या कोलॉइड। वो किस पे डिपेंड करता है, वो साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, वो कोलॉइड के साइज पे डिपेंड करता है। जिसकी जितनी छोटी साइज उसकी ज्यादा क्या, उसकी ज्यादा ब्राउनियन मूवमेंट। जिसकी सबसे अच्छा, और किस पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो किन किन चीजों में डिपेंड करता है ये? तो पहले तो आप लिखो, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर। नेचर पे ये डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ कोलॉइड्स। सो इट डिपेंड्स ऑन किन में? पहला तो है, 3 है कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर का नाम है,
पहला कैरेक्टर का नाम क्या था? साइज। दूसरा क्या था? विस्कोसिटी। और तीसरा क्या है? टेम्परेचर। आप मुझे खुद के दिमाग से बताना, ब्राउनियन मूवमेंट किस में ज्यादा होगी? यहाँ पे क्या पता है? बस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलॉइड्स। अब इसमें आपने फिजिक्स भी पढ़ी होगी या फिर केमिस्ट्री का आइडियल गैस भी अगर पढ़ लिया होगा ना, तो आप खुद का दिमाग तो इस्तेमाल कर ही सकते हो। आप मुझे बताओ ब्राउनियन मूवमेंट मैक्सिमम कब होगा? ठीक है ना, आप मुझे बताओ ब्राउनियन मूवमेंट विल बी मैक्सिमम एट किस में होगा ये मैक्सिमम? साइज क्या होनी चाहिए उसकी? पार्टिकल की साइज जितनी छोटी होती है उतनी क्या हो सकती है? ज्यादा मूवमेंट हो सकती है। ये चीज आपको भी पता है, जितनी छोटी पार्टिकल उतनी उसकी साइज, उसकी उतनी स्पीड। ये चीज आपने कहाँ पढ़ी है? ये फिजिक्स में भी आपने पढ़ी है, P=mv मोमेंटम, है ना। तो वो छोड़ो, यहाँ पे क्या होगा फिर? स्मॉलर साइज क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। और क्या? विस्कोसिटी की क्या हालत होनी चाहिए? अब मुझे बताओ मोशन फास्ट कब होगा? अगर कोई लिक्विड ज्यादा विस्कस होगा या फिर कोई लिक्विड कम विस्कस होगा। और विस्कोसिटी का मतलब तो आपको पता ही है, जाने में रेजिस्टेंस क्रिएट होना, मतलब लिक्विड के फ्लो में रेजिस्टेंस क्रिएट होने को क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। तो मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ऑफ कोर्स कम होना चाहिए जिगजैग मोशन के लिए। तो विस्कोसिटी भी क्या होनी चाहिए? विस्कोसिटी शुड बी लेस। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? पार्टिकल की मूवमेंट कैसे होती है? जब आप टेम्परेचर देते हो तो पार्टिकल कैसे जिगजैग मोशन करते हैं? ये चीज आपने फिजिक्स में पढ़ी है, या फिर केमिस्ट्री का स्टेटस ऑफ मैटर भी पढ़ा है आपने। आइडियल पार्टिकल्स एट हाई टेम्परेचर मूव्स रैंडमली एंड मोर क्विकली। ओके, तो यहाँ पे क्या पता चलेगा आपको? टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये है 3 कंडीशन। ओके, साइज छोटी होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन को आप नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं चार्ज इन कोलॉइड्स पे। तो अब हम बात करने वाले चार्ज इन कोलॉइड्स। अब तक हमने इससे पहले भी चार्ज ऑफ कोलॉइड्स पढ़ा था। मेरे ख्याल से आपने ये चार्ज ऑफ कोलॉइड्स तब पढ़ा था जब मैंने आपको जब कोलॉइड्स के क्लासिफिकेशन बताए थे, तब आपको मैंने क्या पढ़ाया था? एक पानी बताया था मैंने। पानी जो है, पानी पीने से इंसान की शक्ल में ग्लो आती है, इससे पर्सनैलिटी बढ़ती है और इससे आपको हायर पर्सनैलिटी मतलब पॉजिटिव चार्ज को मेरे पर्सनैलिटी से क्या किया था? कंपेयर करके पढ़ाया था। तो वो एक तरीका है कि कोलॉइड को पता करने के लिए कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव। हाइड्रोक्साइड और मेटल सल्फाइड, कुछ चीजें ऐसी भी होती है, कुछ मेटल्स का मतलब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, और उसमें कुछ ये OH मेटल कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स नहीं दिखते। तो उन कैरेक्टर्स में किस तरह से आप डिटरमाइन कर सकते हो चार्जेस, उस प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड का 3rd वाला पॉइंट जो कि है चार्ज इन कोलॉइड्स पढ़ते हैं। चार्ज इन कोलॉइड्स। तो पहला जो चीज देखेंगे आप इस प्रॉपर्टी में, क्या देखोगे आप? यहाँ पे मैं ना नंबर डालना भूल जाती हूँ, तो प्लीज आप यहाँ पे 1 2 3 नंबर डाल देना। मैंने फर्स्ट वाले में शायद मैं डालना भूल गई थी टिंडल इफेक्ट में। तो ठीक है, कोलॉइड्स का चार्ज क्या होना चाहिए? देखिए, अगर AgNO3 अगर AgNO3 Ki से रिएक्ट करता है, तो पहले तो मैं 2 कंडीशन क्रिएट कर देती हूँ। एक कंडीशन है AgNO3 रिएक्ट्स विथ, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? Ki के साथ। और दूसरी कंडीशन Ki रिएक्ट्स विथ AgNO3। ओके, तो ये दोनों कंडीशंस है। तो मैं बात करती हूँ एक एक करके दोनों की। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है? AgNO3 Ki से रिएक्ट कर रहा है, तो मतलब जो ये Ki है ऑफ कोर्स वो बहुत हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट है। यहाँ पे मैं इमेजिन करवाती हूँ आपको कि ये है Ki और इस पे कौन रिएक्ट करता है? AgNO3। मतलब AgNO3 का भूत इसमें गिरता है रिएक्ट होने के लिए। तो मतलब एक्सेस में क्या है? Ki है। तो अगर आप इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो आप मुझे बताओ, अगर AgNO3 को आप रिएक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो ये आएगा, ये दोनों रिएक्टेंट्स में आएंगे। अच्छा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? AgI बनेगा, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है, और KNO3 बनेगा। और ये रिएक्शन आप इजीली कर सकते हो। ओके, अच्छा, इसमें कोलॉइड क्या बनेगा? इसमें कोलॉइड ये बनेगा। क्या बनेगा? ये बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा कोलॉइड। ओके, अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? कोलॉइड का फॉर्मेशन हुआ, एक्सेस फॉर्म पता चल गया हमको। तो
तो अब इसमें हमको चार्ज कैसे निकालना है, चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक तो हमको कोलॉइड तो हमको वैसे भी पता था कि हाँ कोलॉइड मिलेगा, पर ये कोलॉइड होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, ये पता करने के लिए हमको क्या डिटरमाइन करना पड़ता है, वी नीड टू डिटरमाइन व्हाट कोलॉइड एंड एक्सेस। तो कॉमन आयन डिटरमाइन, ऐसे लिखो, डिटरमाइन कॉमन आयन बिटवीन colloid and excess, colloid and excess compound। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने इसको क्लाउड फॉर्म में लिखा है। अब हम कॉमन आयन ढूंढते हैं। अब मुझे बताओ इसमें से कॉमन क्या चीज दिख रही है, आई दिख रही है, आई दिख रही है कि नहीं, ये तो दिख ही रही है। तो मतलब ये कोलॉइड जो AgI बना है इसके साथ कौन जुड़ेगा, आई जुड़ेगा। और आई किसके फॉर्म में होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, आयोडीन पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। मतलब ये जो चीज है ये क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव हमने डाला यही डिटरमाइन करता है कि वो चार्ज क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो मैं फिर से बताती हूँ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमको ढूंढना पड़ता है सबसे पहले स्टेप 1 क्या होता है, हमको देखना पड़ता है कि एक्सेस में क्या है। एक्सेस में निकालने के बाद हमको उसका कोलॉइड बनाना पड़ता है। कोलॉइड और एक्सेस में हमको ढूंढना पड़ता है कि कॉमन आयन क्या है। वही कॉमन आयन जो कंटेन करता है, जो भी चार्ज कंटेन करता है, वही चार्ज घोषित कर दी जाती है उस कोलॉइड की। तो इस कोलॉइड की क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। समझ में आया? अच्छा, ये हो गया हमारा एक कंडीशन, ये हो गया दूसरा। ये आप खुद भी ट्राई करोगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। एक काम करते हैं, मैं मार्कर चेंज करती हूँ। अच्छा देखो, अब Ki का रिएक्शन करो। Ki अगर AgNO3 से रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बना के देगा, वही बना के देगा AgI KNO3। पर यहाँ पे एक्सेस क्या है, ये है, और कोलॉइड क्या है, ये है। अब आप मुझे बताओ इसमें और इसमें कॉमन आयन क्या है। अब तुम्हें कॉमन आयन कुछ दूसरा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, कुछ दूसरा देखने को मिलेगा। अब कॉमन आयन आपको Ag देखने को मिलेगा। कॉमन आयन क्या हो गया, Ag। तो AgI के साथ अब क्या जुड़ेगा, Ag+ जुड़ेगा। और Ag किसके फॉर्म में होता है, गोल्ड सिल्वर है ये Ag, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है ये। मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव कोलॉइड, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड। पॉजिटिव नेगेटिव तो समझ गए। एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको कौन बताता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोलॉइड, इट इज सीन बाय लुकिंग एट द कॉमन आयन। कॉमन आयन टेल्स अस द चार्ज ऑफ अ कोलॉइड। कहीं पे आप बना के लिखिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको लिख के, यहाँ पे बताती हूँ आपको लिख के। ये तो Ki था हमारा जिसमें AgNO3 रिएक्ट किया था, मैंने इसको मिटा दिया था। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख के बताती हूँ। मेरे ना मार्कर की इंक खत्म हो गई है, यहाँ पे बताती हूँ। कॉमन आयन टेल्स अस अबाउट, ये कंक्लूजन है, इसको लास्ट में लिखना है इसको पढ़ाने के बाद। ओके, टेल्स अस अबाउट द चार्ज इन कोलॉइड। थोड़ा और डीपली चलते हैं, ओके, और समझते हैं कि हुआ क्या है यहाँ पे। ठीक है ना, थोड़ा सा डीपली चलेंगे बस। आप इसको थोड़ा बहुत नोट डाउन कीजिए, इसको फिर रब करके बताती हूँ मैं। अब हम बात करने जाएंगे कि एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, और ये सब चीज़ों के बारे में, स्टेबल कितना है कोलॉइड इन चार्जेस के साथ, इन सबको बताने के लिए कौन आया, कौन सा कॉन्सेप्ट आया, इंसान नहीं, कॉन्सेप्ट क्या आया, जीटा पोटेंशियल, जो आपने अपने बुक में पढ़ा होगा, आपके क्वेश्चन में आया होगा। जीटा पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल का काम क्या होता है, इट टेल्स अस अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स। इट टेल्स अस अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स। मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के साथ स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो एग्जांपल में क्या ले रही हूँ, फर्स्ट वाले कंडीशन का जो हमने लिया था, जो कि था हमारा AgNO3, जिसको मैंने किसके साथ रिएक्ट करवाया था, Ki के साथ रिएक्ट करवाया था, एंड देन इट गिव्स AgI and KNO3।
ये पढ़ा था पहले। अच्छा, अब इसमें मैंने क्या बताया था, कॉमन आयन और कोलॉइड्स, एक्सेस और कोलॉइड्स। ये था हमारा कोलॉइड्स और ये था हमारा कॉमन आयन, और ये था हमारा एक्सेस। और इसमें कॉमन आयन क्या था, आई। तो इसमें जीता कौन था, AgI और I माइनस। तो मतलब ये एक नेगेटिव चार्ज वाला कोलॉइड था। इतना आपको पढ़ाया गया। अब इसको थोड़ा सा और आगे डीपली जाके बात करते हैं। अगर इसमें इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपको किस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखो, AgI क्या था, कोलॉइड था, तो मतलब ये था एक कोलॉइड, तो इसको मैंने एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या है, हमारा प्यारा सा कोलॉइड। ओके, अब देखो K जो है, सॉरी I जो है वो चार्ज है कोलॉइड पे चिपकने वाला। दैट इज वाई आई हैव रिटन I माइनस हेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइटिंग I माइनस हेयर? इट इज रिटन हेयर जस्ट बिकॉज टू टेल अस दैट विच आयन इज कनेक्टेड टू दैट टाइप ऑफ कोलॉइड्स। मतलब कि जो भी टाइप ऑफ कोलॉइड बना हमारा प्रोडक्ट में, उसमें कौन सा आयन अटैच किया गया है, उस आयन को बताने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको डालना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या अटैच है, I माइनस अटैच्ड। तो मतलब अब जो I माइनस है उसको मोटरसाइकिल की तरह, वही पिक्चर में जो विलन लोग होते हैं वो मोटरसाइकिल लेके आ जाते हैं, हीरो के सामने खड़े हो जाते हैं, उनको घेर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इस कोलॉइड को भी घेर लेंगे। समझ गए? तो ये हो जाएगा एक छोटा सा स्ट्रक्चर। पर आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको बात सच में सही लगती है? ये आपको क्या स्टेबल लगता है? क्या इसमें बस नेगेटिव चार्ज ही होगा? क्या के जो है वो एक्सेस में नहीं है? एक्सेस क्या सिर्फ I ही है एक्सेस में? के भी तो एक्सेस में है। तो जो के है, के उतना स्टेबल नहीं है, ये हम मानते, क्योंकि वो कॉमन आयन में नहीं आ रहा। पर के स्टेबल भी नहीं है, पर वो जरूर प्रेजेंट होगा। क्यों प्रेजेंट होगा? क्योंकि वो बहुत एक्सेस में है। ऑफ कोर्स उसको जगह चाहिए रहने के लिए। तो के कहाँ प्रेजेंट होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है। के प्लस के प्लस के प्लस के प्लस के प्लस ऐसे से प्रेजेंट होता है। समझ रहे हो? तो अब इससे एक लेयर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे लेयर क्रिएशन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं है, यहाँ पे लेयर बन रहा है। यहाँ पे एक ये वाला लेयर बन रहा है और एक ये वाला लेयर बन रहा है। अभी मैंने बताया कि जो ये I माइनस है, ये क्या है, स्टेबल है, क्योंकि ये कॉमन आयन है। और ये सच में अपने आप को घोषित कर देता है कि सच में मैं बना ही हूँ कोलॉइड से जुड़ने के लिए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये जो ये लेयर है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टेबल लेयर। क्या लेयर? ऐसा लेयर जो स्टेबल है। ओके, इसको हम तोड़ नहीं सकते। ये कुछ ऐसा टाइप का लेयर हो जाएगा, या फिर आप इसको फिक्स्ड भी बोल सकते हो। और ये कौन सा लेयर हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा मोबाइल लेयर, मतलब ये घूमने वाला लेयर, मूवेबल लेयर, वो भी बोल सकते हो आप। फिक्स्ड लेयर, मूवेबल लेयर। क्यों मूवेबल? पता है आपको, एक्सेस में तो इसको थोड़ा बहुत अनस्टेबिलिटी लगती है, इसलिए वो अपने आप को घुमाना पसंद करता है। ओके, ये जो मोबाइल लेयर है, फिक्स्ड लेयर है, ये सब एक्सप्लेन किसने किया? ये एक्सप्लेन किया एक साइंटिस्ट ने। पर जो मोबाइल लेयर है, इस लेयर को क्या नाम देते हैं? हेल्महोल्ट्ज लेयर। इसका मतलब क्या है कि मोबाइल लेयर को हेल्महोल्ट्ज नाम के लड़के ने शायद डिस्कवर की होगी, तो उसने अपने नाम का एक लेयर बना दिया और वो है मोबाइल लेयर। ओके, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। और ये जो AgI था वो क्या था? हमारा कोलॉइड था। वो भी यहाँ पे लिख के बता देती हूँ मैं। तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, इतना काफ़ी था इसके लिए। तो ये क्या था? ये सब कुछ जीटा पोटेंशियल के बारे में हमने बात की। तो ये क्या बताती है? कोलॉइड कितना स्टेबल है। और थ्रू दिस डायग्राम यू कैन इजीली सी दैट।